आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ख़ास रहमत से लैंड रेवेन्यू एक्ट का मज़ीद आगे काम शुरू कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 4 हमारा शुरू हो रहा है सेक्शन 19 से 19 से। ये जाता है हमारा ये सेक्शन 35 तक। उसके बाद हमारा है सेक्शन चैप्टर 5। ये हमारा शुरू होता है सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 38 तक। 2 चैप्टर्स हैं जो आज हमने इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करने हैं। अब चैप्टर नंबर 4 को आप ज़रा गौर से सुन लें। इसकी हेडिंग है चैप्टर नंबर 4 की, प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स को हमने पढ़ा है, उसकी तारीफ़ में शुरू में जो इसकी तारीफ़ें दी गई हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर उस ओहदे का नाम है, उस शख्स का नाम है जो इस कानून के तहत फ़रज़ सर अंजाम देगा। इसमें टेनेंसी की बाबत भी कुछ तज़किरा किया गया है। अब प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, हमेशा के लिए आपने एक बात जहन में रखनी है ताकि ये आपको कभी ना भूले। अब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्रोसीजर, इसकी थोड़ी सी आप तमहीद सुन लें इस चैप्टर की। अब जैसे शुरू में मैंने कहा था कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कवानीन बनाने पड़ते हैं, और जो अव्वल कानून होता है इंतहाई अहमियत का हामिल, वो किसी भी मुल्क में तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन है अव्वल कानून, वो पार्लियामेंट असम्बली ने बना लिया। उसके बाद दीगर कवानीन भी असम्बली ने बनाने हैं, पार्लियामेंट ने बनाने हैं। अब पाकिस्तान में जितने भी कवानीन हैं इन पर अमलदारी किसने करनी है? इंतज़ामिया ने करनी है। और फ़ैसला किसने करना है? डिसीजन किसने करना है? जो कानून बनाए जाते हैं उस पर अमलदारी, उससे मफ़हूम ये है कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, हमारा सिविल कोर्ट से लेकर मजिस्ट्रियल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक, ये हमारा सारा काम चल रहा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, लैंड रेवेन्यू एक्ट बना दिया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बना दिया, CPC बना दिया, रेंट का कानून बना दिया, असम्बलियों ने बना दिया। अब ये लोगों के हकूक़ व फ़रज़ का तयन करता है, लेकिन ये एक प्रोसीजर है, प्रोसीजरल लाज हैं। CRPC को आप देख लें, सब्सटेंटिव लॉ भी है, किसी हद तक प्रोसीजरल भी है, एडजेक्टिव भी है। अब ये सारा मजिस्ट्रेट के गिर्द घूमता है। CRPC में सबसे बड़ी शख्सियत जो CRPC जिसके गिर्द रिवाल्व कर रहे हैं वो हमारे इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं। सारी कार्रवाई इन्हीं के थ्रू होनी है। अब इसका नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इस चैप्टर की तमहीद में प्रोसीजर का लफ्ज़ मैंने जानबूझकर इसलिए इस्तेमाल किया है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 ये हमारा सारा घूम रहा है हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स के गिर्द। रेवेन्यू ऑफिसर्स के जो मातहत अमला आ जाता है, जिन्हें हम विलेज ऑफिसर्स कहते हैं, उनमें जो एक हमारा सिस्टम है। अब ये देखें ना, पटवारी किस ज़मान का लफ्ज़ है, कहाँ से आया, इस पर आप ज़रा तहकीक करें, डिक्शनरी में मतलब देखें। तो जो आप तहकीक करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेंगे, वो वक्त लगाएंगे, वो आपका इल्म दायमी इल्म होगा जो आपने शौक़ से पढ़ा, अपने तौर पर किताब को उठा के देखा, उसमें दिलचस्पी ली। अब पटवारी को टप्पेदार भी कहा जाता है। अब टप्पेदार की आप डिक्शनरी मीनिंग देखें, टप्पेदार क्या होता है। मतलब उर्दू का ये लफ्ज़ है, कहते हैं कि टप्पे खा रहा है, वो उछलना कूदना। अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो जी ढूंढना, तलाश करना, मारे मारे फिरना। अब पटवारी का फील्ड वर्क क्या है? अगर उसके फ़रज़ जिम्मेदारियाँ देखेंगे, हद से ज़्यादा है उसका फील्ड वर्क। तो मैं आप लोगों को ये गुजारिश कर रहा था कि लैंड रेवेन्यू एक्ट सारा घूम रहा है हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स के गिर्द, इन्होंने इस पर अमल दरामद करना है। अब मेन क्या है असल चीज़ आप देखें, जब हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कल ये हम देखेंगे जमाबंदी, जिसे आम तौर पर मिसले हकीयत कहा जाता है, मिसले मियादी भी कहा जाता है। इंतकाल का क्या तरीक़ाकार है? अब जदीद निज़ाम क्या है इंतकाल करने का? पंजाब में कौन सी अमेंडमेंट्स आई हैं?
वो इंशाल्लाह ताला बाद में होगा, लेकिन मैं रोशनी उस पर पहले डाल रहा हूँ कि इंतकाल में भी कोई ऑफिसर है रेवेन्यू ऑफिसर, और उसके मातहत जो अमला है वो किस तारीफ़ में फ़ाल करता है। चैप्टर 4 प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर्स ने कौन सा प्रोसीजर एडाप्ट करना है इस पर अमल दरामद करने में लैंड रेवेन्यू एक्ट को। अब इसका सेक्शन 19 हमें वाज़े तौर पर बता रहा है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, सबॉर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। इसका सेक्शन 19 का मफहूम ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स जितने भी अपने फ़राइज़ मनसबी जो सरकारी हैं सर अंजाम देंगे, जितनी भी कार्रवाई करेंगे, तो वो अपने आला अफसरान के मातहत समझे जाएंगे, वक्त के हिसाब से, तारीख़ के हिसाब से। मतलब ये कि अब देखें ना, ऑफिसर्स की आप तरतीब देखें। असिस्टेंट, हम ये देख रहे थे कि असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, ग्रेड 2 को हम नायब तहसीलदार साहब कहते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड होता है वो बड़े तहसीलदार साहब होते हैं, उससे ऊपर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब आ जाते हैं। अब ये जो तहसीलदार साहब हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से ये हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब के 100% मातहत हैं, उनकी मर्ज़ी से इन्होंने चलना होता है। सेक्शन 20 क्या कह रहे हैं, पावर्स टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर। अब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये मुकम्मल अख्तियार है सूबाई हुकूमत की पेशगी पहले इजाज़त से कि वो रूल्स बनाए जो कि मुतसादिम ना हो हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट के। रूल्स वो क्यों बनाएंगे, उनका मकसद क्या होगा, क्या रूल्स होंगे। अब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रेवेन्यू ऑफिसर्स ने जितने भी काम करने हैं उनके रूल्स बनाने हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, ताकि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जितने भी काम हैं बेहतरीन तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा सकें वक्त के तकाजे के साथ। इसको वेरी सिंपल मैं एक और आप लोगों को मिसाल देता हूँ, समझ आ जाएगी। अब ये CPC है, बना दिया जी, फेडरल स्टैचूट है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट तब्दीली करती है, पंजाब गवर्नमेंट भी अपनी तब्दीली करती है, लेकिन रूल्स एंड आर्डर्स आप देख लें, उसमें सेक्शन आप 122-23 वगैरह जब देखेंगे ना CPC के, उसमें आप लोगों को वाज़े समझ आ जाएगी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी अख्तियार है रूल्स में अमेंड करने का। है क्यों नहीं है? वजह क्या है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के मातहत है हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने CPC पर अमल दरामद करना है। तो जितने भी नए ज़ाब्ते आते हैं, ज़रूरतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन मेन CPC के अगेंस्ट रूल्स नहीं जाने चाहिए, ना हो सकते हैं। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स भी बना सकता है, ये हमें बता रहा है सेक्शन 20। अब ये रूल्स किस तरह के होंगे, क्यों बनाए जाएंगे, रूल्स क्या होंगे, पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कई दफ़ा। 5 W's को अपना ज़िंदगी का हमेशा का दोस्त बना लें, कॉमन सेंस का, अपने ज़िंदगी के हर काम में जो भी इल्म सीखें करें। 5 W's क्या, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, क्यों पढ़ रहे हैं, एक मकसद क्या है। अब रूल्स की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूल्स बनाने हैं। कौन से रूल्स बनाने हैं, किस चीज़ की आसानी के लिए। अब ये है कब्ज़ा किसी से दिलवाना है, इसका ज़राई ज़मीन का तकसीम का मामला है, जो हमारी हद बरारी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की तकसीम होती है, हमारे रेवेन्यू अफसरान वगैरह करते हैं, और भी दीगर काफ़ी इस तरह के मामलात होते हैं। इसकी बाबत ये रूल्स की बात कर रहे हैं। अब ये आप आ जाएँ सेक्शन 21 पर। persons by whom appearance and applications may be made before and to revenue officers। इसका ये मैं आपको बता दूं कि जब ये आमतौर पर हमारी पार्टीशन के होते हैं ना, वंडा जात, इसे हम उर्दू में कहते हैं वंडे बनाना, आप लोगों ने ये अल्फाज सुने होंगे। जब इस तरह की कार्रवाई होती है, पार्टियां दरख्वास्त देती हैं, तो उस पर मज़ीद आगे कार्रवाई वगैरह चल रही होती है। तो इसका तरीक़ाकार फिर ये है कि साइल जो खुद है एग्रीव्ड पर्सन जो वहाँ दरख्वास्त लेके गया है कि जी मैंने वनडे बनवाने हैं, वो ख़ुद भी पेश हो सकता है या फिर अपने वकील साहब के ज़रिए भी पेश हो सकता है। कानून ने उनको ये अख्तियार दिया है। और जहाँ तक इसका फ़ीस का मामला है, वो रेवेन्यू ऑफिसर साहब इसमें तयन कर सकते हैं। ये हमें बता रहा है सेक्शन 21। 22 क्या है, पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू समन पर्सनस टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अब रेवेन्यू ऑफिसर साहब का ये भी अख्तियार है, जब वो कार्रवाई कर रहे होंगे तो वो किसी शख्स को असालतन तलब भी कर सकते हैं और शहादत भी कलमबंद कर सकते हैं, और वो दस्तावेज़ात का भी कह सकते हैं जो रूटीन के होते हैं ना, रिकॉर्ड वगैरह रेवेन्यू ऑफिसर साहब मांग सकते हैं।
लेकिन इसमें सीपीसी का तलाक आ रहा है, सेक्शन 132 और 33 की बात हो रही है कि जिसमें अमूमी तौर पर पर्दा नशीन खातून है उसको उस रिवाज के मुताबिक उस इलाके के, आम तौर पर जैसे हमारे यहाँ पंजाब में होता है जी, ख़वातीन नहीं अदालतों में जाती, घर से नहीं निकलती, ठीक है, कानून ने उन्हें रियायत दे दी है कि आप अपने अथराइज्ड एजेंट के ज़रिए कोई उनका एजेंट पेश हो जाए अगर वो खातून नहीं होती। और 133 में यह है कि अगर हुकूमत ने कुछ अशखास को रियायत दी हुई है कि भाई वर्चू ऑफ ऑफिस वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, उनको भी ये इख्तियार है। अब यह सेक्शन 23 समन्स टू बी इन राइटिंग साइंड एंड सील। सेक्शन है 24 मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। सीपीसी आप लोगों ने पढ़ ली है, जो ऑर्डर 5 है तकरीबन बहुत हद तक वो इस पर लागू होता है। तरीक़ाकार क्या है, समन जारी होंगे क्योंकि ये बतौर अदालत काम कर रहे हैं हमारे रेवेन्यू अफसर साहब, डेट टाइम प्लेस बंदे का नाम इस तरीके से होगा। अब ये तामील किस तरह होगी, उनका बाकायदा हमारे रेवेन्यू अफसर साहब का स्टाफ होता है जिसके ज़रिए सारी तामील होती है। तो अगर वो नहीं आता, अखबार इश्तिहार वाला तरीका है, अगर बंदा लेके जाता है तामील नहीं होती, मर्द के ज़रिए तामील उस घर में चस्पानगी भी है, अखबार इश्तिहार भी है, वही ऑर्डर 5 वाला तरीक़ाकार है। अब आप आ जाएँ ये 25 को, मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन और कापी देयर ऑफ, वही तरीक़ाकार है कि तामीली जाएगा, वो लगा देगा कॉन्स्पिक्यूस जो मारूफ मकामात होते हैं किसी गांव के, मस्जिद हो गई, कोई स्कूल हो गया, मदरसा हो गया, उसका घर हो गया वहाँ, और गवानात के अगर गवान के बयानात वगैरह लिखने पड़ते हैं वो भी लिख लेते हैं। अब मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन वही तरीक़ाकार है जो हमारे सीपीसी में दिया गया है पब्लिकेशन वगैरह का। 27 क्या है, इंक्वायरीज अंडर द एक्ट टू बी डीम्ड जुडिशल प्रोसीडिंग्स। अब ये जब हमारे रेवेन्यू अफसर साहब प्रोसीडिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, ये जुडिशल प्रोसीडिंग्स समझी जाएंगी इंक्वायरीज़ के सिलसिले में, और इनको मजिस्ट्रेट साहब के इख्तियारात होंगे। जैसे हमारा ये 190 से गालबन 229 तक शुरू हो रहा है पीपीसी का चैप्टर, उसमें ये आ जाते हैं 193, 219, 228 बड़ा मशहूर सेक्शन है कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स के ये जुडिशल प्रोसीडिंग्स समझी जाएंगी, और इनमें कोई मुदाखलत करता है तो ये इन 3 दफ़ात के तहत रेवेन्यू अफसर साहब उन पर उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी कर सकते हैं। और इसकी जो हियरिंग वगैरह है, डिसीजन होंगी, ये इन पब्लिक होंगी। अच्छा, उसके बाद 28 है लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर्स की लैंग्वेज अमूमी तौर पर वही है जो ये गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी। जैसे हमारे यहाँ अमूमी तौर पर उर्दू में ज़्यादा पंजाब में रेवेन्यू ऑफिसर्स की कार्रवाई वगैरह चलती है। अब 29 को देखें, अरेस्ट ऑफ डिफ़ाल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट। अगर अरेस्ट करनी हो, किन हालात में, किन मामलात में ये अरेस्ट करते हैं, इनके पास अख्तियारात होते हैं। जो बंदा पैसे जमा नहीं कराता, मालिया नहीं देता, महाल का, अब ये अल्फाज मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो सेस क्या होता है, रेंट क्या होता है, महासिल क्या होते हैं। अक्सर अखबारात में, टीवी पे आप लोग सुनते हैं कि जी महासिल अगर लोग देना शुरू कर दें तो फिर होगा। महासिल होता है आमदन का हिस्सा, रियासत जो कि अपने शहरियों से वसूल करती है अपने मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए, उनको सहूलियात देने के लिए। ये अल्फाज हैं, गिरफ़्तार भी कर सकते हैं, और भी इनकी काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मसलन ज़राई बैंक अमूमी तौर पर पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, तो जो लोग कर्ज़े में डिफ़ाल्टर हो जाते हैं, तहसीलदार साहब के ज़िम्मे भी उनकी गिरफ़्तारियों का हुक्म हो जाता है। इस तरह के ये करते रहते हैं। आप सेक्शन 30 को देख लें, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू एंटर अपॉन एनी लैंड और प्रेमिसेस फॉर पर्पज़ ऑफ मेजरमेंट्स। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स को मैं आपको गुजारिश की थी, बहुत सारे अख्तियारात होते हैं हुकूमत के, उन्होंने बहुत फ़रज़ सर अंजाम देने होते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, हुकूमती ज़मीन तो अक्सर औक़ात होती है, या फिर अगर हुकूमत कोई ज़मीन लेना चाहती है उसका एक बाकायदा तरीक़ाकार है। लैंड एक्विजिशन एक्ट को आप देख लें, या कोई कंपनी वगैरह लेना चाहती है, हुकूमत से मुआहदे वगैरह करते हैं, तो ये रेवेन्यू ऑफिसर साहब को का ये अख्तियार है कि ये उस ज़मीन पर जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं ये अपनी उस लैंड पर, प्रेमिसेस पर पैमाइश के लिए अपने निशानात वहाँ जाके लगाते हैं कि जी इसको हमने कब्ज़े में ले लिया है, या हद बरारी करनी हो लेकिन ख़वातीन का लिहाज रखा जाता है, उसके लिए नोटिस मुकर्रर है। अगर वहाँ रिहाइश वगैरह है तो कम अज़ कम 7 दिन का आप नोटिस दें। ये है हमारे रेवेन्यू अफसर साहब का अख्तियार। उसके बाद ये प्लेस ऑफ सिटिंग है कि असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द ये रेवेन्यू ऑफिसर अदर दैन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड में एक्सरसाइज हिज पावर्स अंडर दिस एक्ट एट एनी प्लेस। जो हमारे बड़े तहसीलदार साहब होते हैं उनका ये अख्तियार है, किसी भी जगह पर जहाँ वो तैनात हैं, जिस तहसील में जो इलाका उनको दिया गया है, उसमें वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड में एक्सरसाइज, ये वो बात आ रही है इसमें। विद इन द डिस्ट्रिक्ट प्रोसीडिंग्स हेल्ड ऑन हॉलीडेज, इसको आप ज़रा गौर से देख लें। इनका ना छुट्टी का कोई चक्कर नहीं है गजटेड हॉलीडे का। जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर साहब हैं, ये छुट्टी वाले दिन जो आमतौर पर हमारे यहाँ एतवार वगैरह होता है या और कोई छुट्टियाँ होती हैं, तो ये अपने अख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे सकते हैं। सादा अल्फाज में जैसे इंतकाल है, बयानात ये एतवार वाले दिन कलम बंद कर सकते हैं। जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरीक़ाकार दिया गया है, जो जलसा आम वगैरह होता है, तो इस पर इनको वो इसकी छुट्टी का कोई इसका चक्कर नहीं है कि आज सरकारी छुट्टी है। सील्स मुहर के बारे में आ गया कि इनकी एक बाकायदा मुहर होगी, साइज़ वगैरह सारा कुछ कानून ने जो इनको बता दिया है, गवर्नमेंट ने इसका तयन करना है। अब कास्ट आ जाता है खर्चे का। अब रेवेन्यू अफसर साहब का अख्तियार है कि ये किसी भी कार्रवाई में कोई ख़र्चा आ गया है तो ये उसका तयन कर सकते हैं। खर्चा अब अदा कौन करेगी? जिस पार्टी का खर्चा हो गया है और वो अपना केस जीत गया है, अमूमी तौर पर जो हमारा सिविल कोड का तरीक़ाकार होता है, तो वो उनको देने के पाबंद होते हैं। तो वो लिख देते हैं कि अगर वो खर्चा, इसका प्रोवाइज़ो में आ गया है कि अगर खर्चा नहीं करना, प्रोवाइडेड दैट इफ़ ही ऑर्डर्स दैट द कास्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग शैल नॉट फॉलो द इवेंट ही शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर द ऑर्डर, तो वो उस पर अपनी वजूहात लिखेंगे। और ये इनका पेनल्टी का भी है अख्तियार। सम्मान नोटिस वगैरह जारी किए, कोई बंदा नहीं आता तो ये पेनल्टी भी डाल सकते हैं उस पर, जिसका अमेंडमेंट अब आ गया है। अब शायद रकम बढ़ा दी गई है, पुराने कानून में 50 रुपये लिखे गए हैं। जो आज उर्दू मैंने आपको भेजा था उसमें ज़रा देख लें, वो शायद मेरे हिसाब से जदीद है हमारा। अब ये हो गया हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 5 को आप देख लें। विलेज ऑफिसर्स। विलेज ऑफिसर्स क्या? दे ही, दाल ये छुट्टी ही, दे ही, इससे पता है क्या मफहूम है? आप देहात कह सकते हैं, ज़राई रकबे वाला इलाका समझ सकते हैं, जहाँ ज़मीनें ठीक हैं लेकिन वहाँ सहूलियात नहीं हैं। देहात को आप अमूमी तौर पर कह सकते हैं, शहर के अलावा। उनके ऑफिसर्स हैं जिनमें ये टप्पेदार, पटवारी में कह रहा था, लंबरदार हो गया, या इसमें जो डेफिनेशन में दिया गया है डेफिनेशन पोर्शन में, वो विलेज ऑफिसर्स हमारे आ जाते हैं। देही अफसरान कौन कौन से होते हैं? अब इसमें लिखा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाज़त से रेगुलेट कर सकती है। ये उनके फ़राइज़ क्या हैं, इमॉल्वमेंट्स होता है इनके, जो इन्हें जो हम एजाज़ी तौर पर पैसे समझ सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो इनको मिलते हैं। सज़ा हो गई, सस्पेंशन हो गई, रिमूवल ऑफ विलेज ऑफिसर्स, इनकी रिमूवल भी हो जाती है अगर ये अपने फ़राइज़ के ख़िलाफ़ जाते हैं। ये है हमारा सेक्शन 36। 37 है विलेज ऑफिसर्स सेस। अब ये सेस को आप देख लें, वही मैं कह रहा था, महासिल अक्सर हमारे टीवी में नहीं होते, मोस्टली हमारे सियासी जो लोग होते हैं, हुकूमत के जो सरबरान होते हैं मखसूस शोबा जात के, कहें जी महासिल अवाम नहीं दे रही, टैक्स नहीं दे रही, अगर महासिल का निज़ाम बेहतर हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक महासिल ख़ास हैं, एक अमूमी हैं। अब सेस को ख़ास का दर्जा दिया गया है और अमूमी का दूसरा, वो आम महासिल हो गए। उसमें डेफिनेशन में आपने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन इम्पोज ऑल आर एनी ऑफ द एस्टेट्स। अब एस्टेट्स क्या है? महाल। रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आप सब मेरे बहन भाइयों को क्लियर हो जाए। महाल किसे कहते हैं? मिसाल दे रहा हूँ, तहसील का एक निज़ाम है। तहसील में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पूरी तहसील के जो ख़ासकर देहाती इलाके हैं उनको मौज़ा जात में तकसीम किया जाता है। हर मौज़े में मुख्तलिफ़ खाते होते हैं। अब मौज़े का मैं मिसाल देता हूँ, कोई एक मौज़ा है, मिसाल दे रहा हूँ, एक फ़र्ज़ी नाम है मौज़ा नौशेरवां। अब जी एक मौज़ा बन गया, उसके एक पटवारी साहब हैं, उसके ऊपर एक हैरारकी है, तहसीलदार साहब भी होंगे यकीनन, नायब तहसीलदार साहब जो भी होंगे, एक शख्स होता है इनके ऊपर, पटवारी के ऊपर, नायब तहसीलदार साहब या तहसीलदार साहब, क्योंकि इनकी तकरीबन पार्स वगैरह एक ही होती हैं। अच्छा, तो ये तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब मैं आपको मौज़े का बता रहा था। अब उस मौज़े का इलाका है टोटल 2 लाख एकड़। अब 2 लाख एकड़ का पूरा हिसाब पटवारी ने रखना है कि इसकी कितनी मलकियत है। अब उसमें कोई मर गया, ट्रांसफ़र, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, कैसे हम कह सकते हैं, अब बेचते हैं, ख़रीदते हैं, इंतकालात वगैरह रोज़ाना हो रहे हैं, गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं, क्या तमलीग हम जिसे कहते हैं, और वो कुछ रफ़ाई मकासद के लिए भी दिए जा रहे हैं। ट्रांजैक्शन तो कई अक़साम की हैं, आप देख लेंगे। जायदाद जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो देना चाहता है, जो उसका मालिक है,
तो महाल हो गया, मैं मिसाल ले रहा हूँ, आप मौज़ा समझ लें, कच्ची पेंसिल से एक जहन में मौज़ा रख लें महाल को। अच्छा, तो ये मैं विलेज ऑफिसर्स का आपको थोड़ा सा ये हिंट दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एस्टेट्स इन द प्रोमिस, अब एस्टेट्स माहौल क्या है, मौज़ा कैसे डिक्लेयर किया जाता है, मौज़ा है एक तो वहाँ उसका लैंड रेवेन्यू वो लोग अदा करते हों और उसका एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाओ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मौज़ा नौशेर, वहाँ उसका एक पूरा गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, पटवारी साहब के पास, उसे एक इंच का अमूमी तौर पर पता होता है कि जी मेरे मौज़े टोटल इतना रकबा है, ये कहाँ पर वाक़ है, इसके साथ कौन सा मौज़ा है, इसमें अगर दरिया है तो उसका कितना रकबा है, नहरें हैं तो कितना रकबा है, सारा अमूमी तौर पर उनको पता होता है। बंजर ज़मीन के भी खातों वगैरह का पता होता है। अच्छा, उसे ना सेस वगैरह इनको दिया जाता है, मखसूस जो महासिल होते हैं इनसे, इनके वो एक आप समझ लें कि अगर इनकी बाकायदा तनख्वाह नहीं है ना, लंबरदार साहब को आप देख लें, या इनके और दीगर भी होते हैं, वो इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ हम पढ़ते रहेंगे, वो एक परसेंटेज रखी गई है कि इनको दिए जाते हैं। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रीवियस ये इनकी ये अप्रूवल से सूबाई गवर्नमेंट की, इसमें रूल्स भी बना सकती है, कलेक्शन कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विलेज ऑफिसर सेस हो गया। अब हमारा 38 है, रेस्ट्रिक्शन ऑन अटैचमेंट और असाइनमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ विलेज ऑफिसर्स। अब इसकी रेस्ट्रिक्शन क्या है, ऑन अटैचमेंट और असाइनमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन। इसको ना एक आप बज़ाहिर आप ये समझ लें कि उनको फ़ायदा दिया गया है रेवेन्यू ऑफिसर्स को कि इनका जो सेस है ना वो अटैच नहीं हो सकता मुकम्मल। इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ऑफ अ रेवेन्यू कोड शैल नॉट बी लायबल टू अटैचमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। मिसाल मैं इस तरीके से दूंगा, ऑर्डर 21 आप देख लेंगे ना, उसमें कुछ लोग होते हैं ना जिनकी वो ज़ाती जायदाद, ज़ाती जो आप समझ लें घर का सामान, बर्तन वगैरह कानून ने लिख दिया, या कुछ और अगर ज़िम्मेदार वगैरह उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ज़राई के, वो जी अटैच नहीं हो सकते। या सरकारी मुलाजिम है, इसका अगर अमूमी तौर पर प्रैक्टिस की बात है, अजरा वगैरह बीवी दायर कर देती है बच्चों का खर्चा, तो वो भी एक लिमिट होती है, अभी इस हद तक आप उसमें पैसे काट सकते हैं, उसके नहीं काट सकते। तशबीह इसलिए दे रहा हूँ कि ज़रा आप लोगों को मौका माल की लिहाज से समझ आ जाएगी। एन असाइनमेंट आर चेंज और एन एग्रीमेंट टू असाइन आर चार्ज एनी सच रेम्यूनरेशन शैल बी वाइड अनलेस इट इज़ अथराइज्ड बाई रूल्स। अब इसका जो क्लास 2 है ना, एन असाइनमेंट ऑफ चार्ज ऑन आर एग्रीमेंट टू असाइन आर चार्ज ऑन एनी सच रेम्यूनरेशन। अब उसकी जो रेम्यूनरेशन है ना, जो उसे एजाज़िया दिया जा रहा है, ये वाइड होगा उसकी बाबत अगर कोई असाइनमेंट या चार्ज आ गया या कोई उसने मुआहदा वगैरह कर लिया, अनलेस इट इज़ अथराइज्ड बाई रूल्स मेड बाई द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इजाज़त दे दी है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका तलाक नहीं होगा। अब ये मैंने चैप्टर 4 और 5 कोशिश की है इख्तिसार के साथ पढ़ाऊँ, जल्दी नहीं की, अच्छे तरीके से कोशिश की है। अगर आप लोगों को मज़ीद कोई मसला होगा तो बताइएगा। अब आप लोग सुन लें, जो मेरे 3 लेक्चर बनते हैं, पहला दिया, उसके बाद फिर दूसरा दिया, आज एक तीसरा है, बल्कि 2 और आज ये तीसरा है। इनको अच्छे तरीके से देख लें। अब हमारा असल काम कल से शुरू हो रहा है और ख़ुदा की रहमत से मैं एक दावा कर रहा हूँ, कल वाला लेक्चर अगर आप लोग अच्छे तरीके से सुन लेंगे तो ज़िंदगी में रेवेन्यू लाज में कभी मार नहीं खाएंगे मेरे खुदा की रहमत से। क्योंकि कल मैं जो रूह है, मगज़ है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, वहाँ से सिलसिला शुरू करूँगा। बताऊँगा कि इंतकालात कैसे होते हैं, अब पंजाब में क्या तरीक़ाकार है इंतकाल करने का प्रॉपर्टी, ये जो हमारा ADLR सिस्टम है ये क्या है, जमाबंदी कैसे होती है, कैसे बनती है, मिसले हकीयत क्या है, मिसले मियादी क्या है, कौन कौन से अफसरान इसमें होते हैं, पटवारी साहब के क्या फ़रज़ हैं, अब ADLR साहब के क्या फ़रज़ हैं। कल वाला मेरे बहन भाइयों बहुत अहम लेक्चर है, इस पर मैंने यहाँ तक आप लोगों को बता दिया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट फिर बाद में होगा। अब अगर कोई सवालात वगैरह हों तो मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया।